प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे सीनेट की आलोचना अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? सीनेट। तो सीनेट की आलोचना से संबंधित बात करेंगे। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस के संगठन के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब जब व्यवस्थापिकाओं का संगठन किया जाता है तो या तो एक सदनी व्यवस्थापिका होती है या द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत द्विसदनी व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब अमेरिका की व्यवस्थापिका में दो सदन है, व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। दो सदन कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन सीनेट है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। हालांकि जो निम्न सदन और उच्च सदन की संज्ञा दी गई है, ये अलंकारिक रूप में दी गई है। इसका भावार्थ आप ये ना निकालेगा कि भाई जो निम्न सदन है उसके पास शक्तियां कम होंगी और जो उच्च सदन है उसके पास शक्तियां ज्यादा होंगी। नहीं, क्योंकि अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो आपको लगेगा कि प्रथम सदन शक्तिशाली होता है, जबकि द्वितीय सदन तो नाम मात्र का होता है। जैसे कि आप ब्रिटेन के अंदर देखेगा, वहां का जो दूसरा सदन लोक सभा वह बिल्कुल शक्तिहीन है। इसी तरीके से भारत की बात करते हैं तो भारत में जो राज्यसभा है वो दूसरा सदन है। वैसे उच्च सदन कहते हैं, लेकिन लोकसभा के बनस्पत राज्यसभा की शक्तियां बहुत कम है। खैर, ये काफी लंबी बातें हो जाती हैं, तो हम तो केवल सीनेट की आलोचना पर आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सीनेट की आलोचना के ऊपर निश्चित रूप से प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को इसके जो ये शब्द होते हैं, मतलब आलोचना के रूप में जो शब्दावलियां गठित की गई हैं, उनके अर्थ का ही नहीं मालूम होता है। अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, इसलिए मैं सीनेट की आलोचना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, सीनेट की आलोचना। सीनेट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है। ठीक है, वहां की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम कांग्रेस है। इधर आइए, सबसे पहले देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। पहला सदन हो गया प्रतिनिधि सदन, दूसरा हो गया सीनेट। प्रतिनिधि सदन को प्रथम सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इसकी रचना, संगठन और शक्तियों के संबंध में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्रतिनिधि सदन के नाम से हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज प्लेलिस्ट में देखिएगा। दूसरा जो सदन है उसका नाम क्या है? सीनेट, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरा सदन क्या है? द्वितीय सदन सीनेट। प्रथम सदन क्या है? प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, और द्वितीय सदन सीनेट है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन या द्वितीय सदन अर्थात सीनेट, सीनेट के संगठन और शक्तियों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं राजनीति विज्ञान किस रूप में समझाऊंगा, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, इतने अच्छे रूप में समझाऊंगा कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं मैं, बस जिस रूप में आपको समझाता हूं उस रूप में समझिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको राजनीति विज्ञान को समझने में। ठीक है, अब देखिएगा भाई, आज हम सीनेट की आलोचना की बात ले रहे हैं। मतलब जो अमेरिका का द्वितीय सदन है या उच्च सदन है, इसमें क्या कुछ कमियां हैं, इसके संगठन से संबंधित
इसकी प्रक्रियाओं से संबंधित अर्थात इसकी कार्यवाही से संबंधित क्या कुछ आलोचनाएं की जाती हैं आलोचकों के द्वारा। और जो ये आलोचनाएं मैं आपको समझाऊंगा 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। इन 8 बिंदुओं के ऊपर किसी न किसी रूप में आपको 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। अगर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पेपर होता है, कहीं पर फर्स्ट ईयर में पेपर होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है, जहां पर भी हो, लेकिन विश्व के संविधान मतलब प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम नाम से पेपर अवश्य होता है सिलेबस में, है ना। तो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के से भी किसी न किसी रूप में सीनेट से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। या तो सीनेट की जो है शक्तियां पूछी जाती हैं या सीनेट की आलोचना पूछी जाती है। सीनेट की शक्तियां मैंने समझा दी हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज हम आलोचना की बात कर रहे हैं, ध्यान दें। नंबर 1, इसकी सबसे जो पहली कमी है, आलोचक जो इसकी कमी बताते हैं वो कहते हैं कि इसमें सीनेट में एक प्रथा बन गई है जो कि बहुत बुरी प्रथा है, उसका नाम है फिलीबस्टर। मतलब पहली आलोचना की जाती है क्या, फिलीबस्टर। फिलीबस्टर का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ फिलीबस्टर, बेलगाम। समझें डियर स्टूडेंट्स, बेलगाम। बेलगाम का मतलब क्या हो गया, ध्यान दें भाई। फिलीबस्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है, बेलगाम। बेलगाम क्या मतलब हुआ, कैसे आलोचना की सीनेट की कि भाई सीनेट बेलगाम है। समझें, ये मैंने यहां बना दिया, जैसे ये सीनेट है, मतलब अमेरिका की कांग्रेस का दूसरा सदन है ये सीनेट। सीनेट के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सीनेटर। तो भाई वास्तव में जो सीनेट है, इस सीनेट में सीनेट के सदस्यों को मतलब सीनेटरों को भाषण देने की जो स्वतंत्रता होती है, वह स्वतंत्रता ही फिलीबस्टर कहलाता है। मतलब अमेरिका की सीनेट में सदस्यों को या सीनेटरों को जितना चाहे उतने लंबे समय तक भाषण दे सकता है। उनके भाषण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि एक सीनेटर ने तो 22 घंटे तक लगातार भाषण दिया था। अब वो ये कुछ जरूरी नहीं है कि किसी विषय विशेष पर ही बोले, नहीं। सीनेटर चाहे तो कहानियां भी सुना सकता है, चुटकुले भी सुना सकता है, संगीत भी सुना सकता है। बात ये कि लगातार बोलता रहे वो। तो फिलीबस्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है, बेलगाम। मतलब सीनेट में सीनेटरों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब किया जाता है, अनावश्यक वाद विवाद किया जाता है। इसलिए आप क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे कि सीनेट में, मतलब सीनेट जो दूसरा सदन है, सीनेट में या अमेरिका की कांग्रेस के द्वितीय सदन में, दूसरे सदन में या उच्च सदन में जो अनावश्यक वाद विवाद किया जाता है, किसके लिए, इस सदन की कार्यवाही में विलंब हो। मतलब कुछ सीनेटर एकजुट हो जाते हैं और उनका लक्ष्य होता है कि विधेयक को पारित नहीं करने देना है, तो इसके लिए अनावश्यक वाद विवाद करते हैं। मतलब सीनेट में वास्तविक रूप में जो कार्यवाही की जाती है, उस कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलंब करने के लिए जो वाद विवाद किया जाता है उसे फिलीबस्टर कहा जाता है। समझ गए। मतलब अमेरिका में सीनेट में सीनेटरों को भाषण देने की पूर्ण आज़ादी होती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब वो भाषण देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका की कांग्रेस का जो दूसरा सदन है सीनेट, इस सीनेट में एक कमी है कि वहाँ पर जो है फिलीबस्टर की प्रथा जोर पकड़ चुकी है। हालांकि इसके लिए काफ़ी बार प्रयास भी किया गया है कि इसके ऊपर लगाम लगाया जाए, लेकिन वास्तविक रूप में स्वयं सीनेटर ही नहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई लगाम लगाई जाए। ठीक है, तो ये फिलीबस्टर सबसे महत्वपूर्ण कमी है। फिर से कह रहा हूँ, फिलीबस्टर का शाब्दिक अर्थ बेलगाम है। और इसका मान लीजिएगा सामान्य रूप में आपसे को पूछ ले फिलीबस्टर से आप क्या समझते हैं,
सामान्य रूप में आपसे पूछ ले कोई तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई सीनेट में सीनेटरों को भाषण देने की जो स्वतंत्रता है वही फिलीबस्टर है। मतलब सीनेट में वास्तविक रूप में कार्यवाही में अनावश्यक रूप से जो विलंब किया जाता है उसके लिए वहाँ जो वाद विवाद किया जाता है वो फिलीबस्टर है। मतलब सदन की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलंब करने के लिए जो वाद विवाद किया जाता है उसे ही फिलीबस्टर कहा जाता है। दूसरी कमी है लॉन्ग रोलिंग। लॉन्ग रोलिंग, रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कहेंगे कि लकड़ी का गोल गोल गट्ठर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी का गोल गोल गट्ठर। तो जो लकड़ी का गोल गोल गट्ठर होता है उसके ऊपर से हम जैसे ये कहें कि बिजली के तार लगे हुए हैं और मजदूर उस लकड़ी के गट्ठर को धक्का लगाते हैं, जैसे धक्का लगाते हैं तो पीछे पीछे वो जो तार होते हैं उसको ज़मीन में दबाते चले जाते हैं। लकड़ी का गोल गोल गट्ठर, उसको मजदूर धक्का लगा रहे हैं और वो जो है तार पीछे से घिसते जा रहे हैं। इसी प्रकार से सीनेट में ये कमी है, क्या कमी है कि वास्तव में सीनेट में लॉन्ग रोलिंग की बुरी प्रथा है। क्या है, अब इसको समझें भाई। इसका मतलब होता है कि सीनेट में भाई दो पक्ष हो गए, एक सत्तारूढ़ दूसरा विपक्ष हो गया, समझें आप। तो वास्तव में यहां होता क्या है कि ये सीनेटर मतलब विपक्ष वाले, पक्ष वाले का सत्तारूढ़ जो पक्ष होता है, सत्तारूढ़, उनके द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तो विपक्ष वाले सीनेटर इसलिए उनका जो विधेयक होता है उसका समर्थन कर देते हैं। मतलब कुछ विधेयक जो होते हैं उनका कुछ सीनेटर इसलिए समर्थन कर देते हैं कि आगे जब हम भी कोई कानून बनाएंगे तो ये सीनेटर भी हमारा जो है समर्थन कर देंगे। मतलब यहाँ वास्तव में सीनेटर आपस में एक प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं भाई। जैसे 100 सीनेटर हैं, अब 100 सीनेटर में क्या होता है कि वास्तव में यहां मान लीजिएगा 30 सीनेटर कोई विधेयक लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य विधेयक बहुमत के लिए हम कहें कि 30 सीनेटर और हैं और वो इसका समर्थन करें कि चलो भाई आप जो विधेयक ला रहे हैं हम इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये आपस में एक प्रकार से गठजोड़ सा कर रहे हैं कि भाई अब हम आपका समर्थन कर देते हैं, जब आगे हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी हमारा समर्थन कर देना। तो ये सारे सीनेटर एक प्रकार से एक समझौता सा कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं ना, उन विधेयकों को धक्का लगा रहे हैं कि भाई ये विधेयक कैसे भी पारित हो जाए, ये विधेयक कैसे भी अधिनियम बन जाए। एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं इसका मतलब विधेयक को धक्का लगा रहे हैं। तो विधेयक को धक्का लगाना, विधेयक को पास करवाना, विधेयक को पारित करवाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, यही लॉन्ग रोलिंग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह भी जो है एक बुरी प्रथा है, ये इसकी आलोचना है। ये गलत बात है कि भाई मान लीजिएगा स्वार्थ भावना के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो दूसरे सीनेटर इसलिए उसका समर्थन करें कि जब आगे कभी हम भी अपनी इच्छा अनुसार कोई कानून बनवाएंगे तो ये भी हमारा समर्थन कर देंगे। तो इसे कहते हैं लॉन्ग रोलिंग, मतलब विधेयक को धक्का लगाना, कानून को धक्का लगाना कि भी कैसे भी कानून पारित हो जाए। तीसरा है सीनेट के प्रति शिष्टाचार। समझिएगा, सीनेट के प्रति शिष्टाचार, इसका मतलब क्या है? इसका सामान्य सा मतलब होगा कि वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में और राज्य में जो नियुक्तियां की जाती हैं, इन नियुक्तियों के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है कि सीनेट का समर्थन लिया जाता है। और इसी प्रकार से सीनेट भी जब कोई नियुक्तियां करता है तो राष्ट्रपति का समर्थन लेना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को समर्थन दे देती है और राष्ट्रपति सीनेट के द्वारा की गई नियुक्तियों को समर्थन दे देता है। ये एक प्रकार से एक दूसरे के द्वारा जो नियुक्तियां की जा रही हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। किस लिए? सीनेट राष्ट्रपति को इसलिए समर्थन दे रहे हैं, राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है कि भी आगे जब हम भी कभी नियुक्तियां करेंगे तो राष्ट्रपति उनको स्वीकार कर लेगा। तो इसी को कहते हैं सीनेट के प्रति शिष्टाचार। मतलब वास्तविक रूप में ये एक प्रकार से गलत प्रथा है। गलत प्रथा इसलिए कि यहाँ तो भाई भतीजावाद पनपेगा
कि भाई राष्ट्रपति अपनी की नियुक्ति करा देगा और सीनेट अपनी की नियुक्ति करा देगा। एक दूसरे का ये जो है रोक नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपनी की नियुक्ति कर रहा है, सीनेट समर्थन दे रहा है कि चलो आगे हम भी अपनी की नियुक्ति करेंगे, तो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेगा। तो ये एक प्रकार से भाई भतीजावाद है, ये भी अच्छी प्रथा नहीं है। इसलिए इसकी तीसरी जो कमी है वो है सीनेट के प्रति शिष्टाचार। ये जो फिलीबस्टर है, लॉन्ग रोलिंग है और सीनेट के प्रति शिष्टाचार है, डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में से डेफिनेटली प्रत्येक कंपटीशन में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। चौथा है, चौथी आलोचना, प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब ध्यान दें भाई, वास्तव में सीनेट को वैसे तो बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति दूसरे देश से कोई संधियां करता है तो सीनेट से समर्थन कराना जरूरी है, राष्ट्रपति को नियुक्तियां करता है तो सीनेट का समर्थन जरूरी है। परंतु सीनेट को किसी भी रूप में प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वैसे देखा जाए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ में व्यवस्थापिका भी किसी भी रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये गलत बात है कि आप किसी सदन को इतनी शक्तियां तो दे रहे हैं लेकिन किसी भी रूप प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये कोई भी गलती हो जाती है तो इसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व तो है ही नहीं। इसलिए इसकी जो चौथी कमी वो है प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब सीनेट प्रशासनिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पांचवा है, अन्वेषण समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है। ध्यान दें, अन्वेषण समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है। ये बात सत्य है कि सीनेट का ये कार्य है कि वह अन्वेषण से संबंधित कार्य करे, इन्वेस्टिगेटर अन्वेषण से संबंधित कार्य करे। लेकिन जब कभी सीनेट अन्वेषण से संबंधित कार्य करती है ना, तो वास्तविक रूप में वह किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित हो जाता है। भाई, जिस दल का बहुमत होता है, जैसे सीनेट में मान लीजिएगा भाई अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, तो मान लीजिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, मतलब यहाँ सीनेट में जो है हम कहेंगे कि उसका जो है बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में जब वो अन्वेषण करेंगे तो दलबंदी से प्रभावित अवश्य होते हैं। यह भी इसमें कमी है। छठा, अप्रजातांत्रिक। अब ध्यान दें भाई, सीनेट जो है ना वो संगठन की दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि अलोकतांत्रिक है। कैसे? देखिएगा, अमेरिका में सीनेट के संगठन के संदर्भ में या हम कहें कि सीनेट में प्रतिनिधित्व किस आधार पर हो, इसके संदर्भ में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। किसको? समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। समानता के सिद्धांत का मतलब क्या है? जैसे आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 प्रांत हैं, 50 इकाइयाँ हैं, संघ की इकाइयाँ। तो प्रत्येक राज्य से, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा, 2-2 प्रतिनिधि ही लिए जाएंगे। तो 50 गुना 2 टोटल कितने हो गए? 100। मतलब सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। प्रत्येक राज्य से 2 लिए जाएंगे, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो। तो भाई इसलिए कहा जाता है कि अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि प्रजातांत्रिक में तो क्या होगा कि भाई जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। जैसे प्रतिनिधि सदन में जनसंख्या को आधार बनाया गया है प्रतिनिधित्व के लिए, जबकि सीनेट में समानता के सिद्धांत को इसका आधार बनाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सीनेट का जो संगठन है ना वह अप्रजातांत्रिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो संघ की इकाइयाँ हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चाहे संघ की इकाई मतलब होता है अमेरिका के अंतर्गत जो प्रांत हैं, जो राज्य, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत नहीं है, जो हमारे प्रांत हैं, इकाइयाँ हैं, जिनको कि हम राज्य कहते हैं आलंकारिक भाषा में। वैसे राजनीतिक ज्ञान शब्दावली इन प्रांतों को राज्य नहीं कह सकते। नो, ये ध्यान रखना है आपको, राज्य नहीं कह सकते हैं। आलंकारिक रूप में राज्य कहा जा सकता है, अन्यथा इसको संघ की इकाइयाँ कहेंगे, घटक कहेंगे या प्रांत कहेंगे।
ठीक है भाई। तो वास्तव में सीनेट का जो संगठन है वो अप्रजातांत्रिक है, अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक होगा तो फिर वास्तविक रूप में समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा बल्कि जनसंख्या का आधार बनाया जाएगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में चाहे इकाई छोटी हो या बड़ी हो, मतलब जो प्रांत है छोटा हो या बड़ा हो, सब में से 2-2 प्रतिनिधि लिए जाएंगे, इसलिए क्या है, ये अप्रजातांत्रिक है। ठीक है। 7वां है सीनेट के सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं। अब 7वीं कमी इसमें क्या आ रही है कि भाई सीनेट में ज्यादातर व्यक्ति समाज के उच्च कुलीन वर्ग से आते हैं, और जो उच्च कुलीन वर्ग के व्यक्ति होते हैं वास्तव में वो जो निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं, और ये ज़्यादातर जो कानून बनाने की बात भी करते हैं वो उच्च कुलीन वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हैं, यहाँ तक कि ये राष्ट्रीय हित को तिलांजलि दे देते हैं, राष्ट्रीय हितों तक का त्याग किया जाता है। ये वास्तविक रूप में इस रूप में कार्य नहीं करते हैं जिससे कि संपूर्ण समाज का हित हो, बल्कि विशेषकर ये अपने वर्ग से संबंधित कानून बनवाने का प्रयास करते हैं। तो यह भी इसमें कमी है कि सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो उच्च कुलीन वर्ग से ही आते हैं, ज़्यादातर समाज के उच्च कुलीन वर्ग से आते हैं, ये भी कमी है। और अंतिम 8वीं है सीनेटीय अहम। सीनेटीय अहम बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखो भाई, अमेरिका के अंतर्गत देखो एक बात तो ध्यान रखनी है आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति का जो केंद्र है ना, राजनीति का जो केंद्र है वो सीनेट ही है, राजनीति का केंद्र सीनेट ही है। अमेरिका में एक प्रतिभाशाली राजनेता प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनना पसंद नहीं करेगा, जबकि सीनेट का सदस्य बनना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि राजनीति का केंद्र यही है, और सीनेट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। भाई पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं की जब हम तुलना करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी 2 सदन अपनाए गए व्यवस्थापिका में और दूसरे सदन की जब हम तुलना करते हैं तो पूरी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो द्वितीय सदन अर्थात सीनेट है वह सब दूसरे सदनों से ज़्यादा शक्तिशाली है पूरी दुनिया में। तो इसलिए सीनेटरों को ये अहम है कि राजनीति का केंद्र है, इसलिए सीनेटर अक्सर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करते हैं, अनावश्यक विरोध करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि सीनेटर राष्ट्रपति के द्वारा जैसे विदेशों के साथ कोई संधि की जा रही है अनावश्यक विरोध करते हैं, कोई नियुक्तियां की जाती है तो भी ये पाया गया है कई बार, जैसे यहाँ पर पार्टी जब अलग अलग हो जाती है तो अनावश्यक रूप में विरोध किया जाता है, तब ये जो सीनेट के प्रति शिष्टाचार है ना ये भी फीका पड़ जाता है। वास्तविक रूप में ये सीनेट का अहम है, मतलब सीनेट के जो सदस्य सीनेटर, तो सीनेटरों में ये अहम है, उनका ईगो है क्या कि हम राजनीति के केंद्र हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हम उच्च कुलीन वर्ग से हैं, इसलिए अक्सर ये राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जाता है सीनेटरों के द्वारा। क्या कहा मैंने? राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का भी प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? सीनेट के सदस्यों के द्वारा, मतलब सीनेटरों के द्वारा। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता है। तो ये हो गया इसका 8वीं कमी, सीनेट ये अहम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सीनेट की आलोचना। अब इसके ऊपर आपसे एग्जाम में किसी न किसी प्रश्न पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी इसकी आलोचना की वो सारी बातें आपको बता दी हैं। विशेषकर विद्यार्थी फिलिबस्टर, लॉन्ग रोलिंग और सीनेट के प्रति शिष्टाचार से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही इन तीनों आलोचनाओं को लिया है। आशा करता हूँ सीनेट की आलोचना आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।